हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल के 8वें लेसन को यहाँ पे कवर किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ समझना है। एक तो नियोजन समझना है, दूसरा सतपोषणी विकास समझना है। ठीक है। अगर नियोजन की पहले बात करें तो नियोजन का मतलब होता है किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। ठीक है। जैसे अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को जो है नियोजन कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है। ठीक है, कोई एक पेड़ है। अब देखिए, इस पेड़ से क्या होगा, इस पेड़ से जो है आप छांव ले रहे हैं। ठीक है, इस पेड़ से आपको छांव मिल रहा है, इस पेड़ से आपको फल मिल रहा है, इस पेड़ से जो है आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस पेड़ से आपको लकड़ी मिल रही है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब अगर पेड़ को जो है आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको यूज कर रहे हैं, इस पूरे पेड़ का जो है उपयोग आप कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपकी आने वाली पीढ़ी भी जब इस पेड़ का उपयोग कर ले तो इस पूरे प्रोसेस को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर उसको उपयोग कर ले तो ये पूरी प्रक्रिया सतत पोषणीय विकास कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दिए गए हैं, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपके अति लघु और बहुविकल्पीय के लिए जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। तो मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से महसूस करा दूं कि इंदिरा गांधी की नहर जो है वो कहाँ से गुजरती है। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से भारत का छोटा सा नक्शा यहाँ पे महसूस कर लेते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत का नक्शा लगभग बन चुका है। अब कह रहा है कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है ये किस राज्य में है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। अब यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस प्रकार से यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। यहाँ पे एक नदी निकलती है, यहाँ से राक्षस ताल से जो है मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है राक्षस ताल से। इसका नाम है सतलज नदी। ठीक है। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो है यहाँ पे सतलज नदी में एक नदी आके यहाँ हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ब्यास नदी। ठीक है। जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, यहीं से एक नहर निकाली जाती है। ठीक है, नहर निकाली जाती है। और संगम का जो स्थान है, उस संगम के स्थान को जो है यहाँ पे हरिके कहा जाता है। ठीक है, हरिके कहा जाता है। इस हरिके नामक स्थान पर जो है यहाँ पे एक नहर निकाली गई है और यही नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बात ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये सतलज नदी है, इसमें ब्यास नदी आके मिलती है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जो है ये नहर जो है नदी मिलती है। फिर इसके बाद जो है यहीं से जो है एक नहर निकाली गई है। इसी नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर योजना आयोग की बात करें तो 2015 में अब इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है। तो अगर आपको जो है आपसे सवाल पूछ ले कि नीति आयोग क्या है, तो योजना आयोग का बदला जो रूप है उसी को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का ही बदला हुआ रूप है। 2015 में इसको बना दिया गया था। नीति आयोग या फिर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, योजना आयोग की नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया। मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, भरमौर क्षेत्र में किस राज्य में जो है संबंधित है। तो भरमौर क्षेत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भरमौर एक जनजाति है। ठीक है, भरमौर क्या है? एक जनजाति है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इन्हीं के बारे में कहा गया है। तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखिए, ITDP
यानी इसको बोलते हैं जो है आईटीडीपी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीग्रेटिव ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, इसको पूरा नाम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो आईटीडीपी है ये उसी जनजाति से संबंधित है, कौन, भरमौर जनजाति, ठीक है। आगे देखिए, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन हैं, तो एहरलिच जो है द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन हैं, तो एहरलिच हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। आ गया सवाल वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था, सतत पोषण विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जो है एक हेडिंग डालेंगे सतत पोषण विकास और इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, सतत पोषण विकास संबंधी जागरूकता के लिए 1960 के दशक में एक नया मॉडल तैयार किया गया जिसे सतत पोषण विकास कहा गया। सतत पोषण विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना सतत पोषण विकास कहलाता है। वही मैंने कहा था आपसे कि जो हमारे पास संसाधन है, इस संसाधन को इस प्रकार उपयोग करें कि जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है, और फिर इसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, हम उसको उपयोग करें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर ले, तो पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया सतत पोषण विकास कहलाती है। वही एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बता दिया था, यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से आपको फल मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, छांव मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, यानी वर्तमान की पीढ़ी इसका उपयोग कर रही है, जब आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर ले तो इसी पूरी प्रक्रिया को सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस प्रकार से आंसर लिखो तो पूरा नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा आंसर अगर आपको कहीं मिलेगा तो आप मुझे बता देना, वीडियो में डिलीट कर दूँगा, गारंटी बता रहा हूँ। ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं आपको, जिस प्रकार से मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में आंसर बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल यहां पे है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अथवा करके इसी सवाल को आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताइए। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, यहाँ पे आप दे सकते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया था, यहाँ पे देखिए समझाया गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए सतलज नदी जो है यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, सतलज नदी, ठीक है, और ये जो सतलज नदी जो है ये मिलती है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पहले सिंधु नदी आती है, ठीक है, सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी निकलने के बाद जो है यहीं से जो है तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से जो है यहाँ पे नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। और सतलज में जो एक नदी और मिलती है इसका नाम है ब्यास नदी, ठीक है। अब यहीं से जो है आपको यहीं से जो है दिखाई देगा एक नहर निकाली गई है, कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो जहाँ पे ब्यास और सतलज नदी आके मिलते हैं उसी संगम को क्या बोलते हैं, हरकी नामक स्थान पर, हरकी नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है और उसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो आप इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चित्र यहाँ पे बताया गया है। अब इसको बारीकी से समझते हैं, इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में जो है विस्तार में लिखेंगे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े नहरों में से एक है। यानी अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है तो जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। आगे देखिए, यह नहर जो है पंजाब में हरकी नामक स्थान से निकलती है। तो जो नदी है सतलज नदी आके मिलती है, फिर ब्यास नदी आके मिलती है, जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, हरकी, और वहाँ से नदी निकलती है कौन सी, वहाँ से नहर निकलती है कौन सी, जो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान की जीवनदायिनी नहर इसे कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवनदायिनी नहर कहा जाता है। सवाल है कि जीवनदायिनी नहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान से गुजरती है नहर उस स्थान में, उस क्षेत्र में आसपास यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, और भारत का जो मरुस्थल है उससे बोलते हैं थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल से जो ये नहर निकाली गई है, इसीलिए जो है इसके आसपास क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है तो कृषि का बढ़ावा मिलेगा, और कृषि का बढ़ावा मिलेगा तो उस क्षेत्र में कृषि होगा जहाँ पे कभी जो है लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ पे कृषि होगी, क्योंकि रेगिस्तान में कृषि नहीं हो सकती। तो उस क्षेत्र में जो है कहीं न कहीं कृषि का बढ़ावा मिला और वहाँ पे लोगों को जो है एक
अनेक सुविधाएं मिली और उससे इसीलिए जो है इसे जीवनदायिनी नहर कहा जाता है। आगे देखिए, इस नहर का प्राचीन नाम राजस्थान नहर से नाम के जाना जाता है। मतलब ये जब नहर शुरुआत में निकाली गई थी तो इसे राजस्थान नहर कहा गया था। फिर इसके बाद 1984 में जब जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्हीं के टाइम पे जो है इसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं। इस नहर को राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया है और इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों का उत्पादन होने लगा है। तो इस नहर के निकलने से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिली हुई हैं। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगला प्रश्न लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत कुशल विकास के उपाय। ठीक है, प्रश्न क्या है उसी को हेडिंग डाल लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या उपाय है इसको बात को समझते हैं। सवाल यहाँ पे है कि सतत कुशल विकास कैसे होगा। यानी नहर जो है, अब नहर बन चुकी है तो उस नहर को हम उपयोग करेंगे, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करेगी, तो सतत कुशल विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए आप पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग में क्या लिखेंगे? जल प्रबंधन नीति। जल प्रबंधन नीति में क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए, जल प्रबंधन नीति को कठोरता से पालन करना, सिंचाई, फसल संरक्षण और चारागाहों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना। तो जल प्रबंधन नीति का मतलब होता है, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट होता है। जैसे अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो उस प्राइवेट का एक प्रबंधक होगा। ठीक है, वो प्रबंधक जो है कैन के उस स्कूल को पूरे मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रबंधन या प्रबंधक एक ही बात होती है। अब नीति का मतलब होता है कि ऐसी योजना बनाई जाए जिससे हम जल का प्रबंधन कर सके, यानी जल का मैनेजमेंट कर सके, ताकि जल जो है बर्बाद ना हो। उस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, जल संसाधन है। इस हेडिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप काट देंगे तो यहाँ पे अब सघन फसलों पर नियंत्रण, अब ये सटीक आंसर बनेगा। ठीक है, सघन फसलों पर नियंत्रण। देखिए सघन फसल, सघन मतलब क्या होता है? घना होना। ठीक है, पूरी तरह से क्या होना? घना होना। तो घना नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बीडर होना चाहिए। बीडर मतलब होता है थोड़ा दूर दूर होना चाहिए। सघन का मतलब होता है एकदम पूरा पास पास में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सघन फसलों के बोने से पानी की अधिक उपयोग होता है, इसीलिए इसका नियंत्रण कर बागायती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती पर बल दिया जाए। ये यहाँ पे बात कही गई है। तो यहाँ पे सघन फसलों को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सघन होगा, ज़्यादा सघन होगी तो हमें पानी भी ज़्यादा लगेगी, पानी लगेगी ज़्यादा तो फिर वहाँ पे जो अन्य लोग होंगे, जैसे मान लो ये नहर निकाली गई है, एक तो ये नहर रेगिस्तान से निकलती है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं और खेती करके जो यहाँ पे मान लो अधिक से अधिक सिंचाई यहीं से पानी इसका उपयोग कर लेंगे तो आगे पानी की कमी हो जाएगी, तो आगे इसकी जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे लोग, तो सतत कुशल विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए सघन जो है, जो फसल होते हैं उनको नियंत्रण किया जाए, उन पर रोक लगाया जाए, और जो खट्टे रसदार फसल होते हैं उनको जो है अधिक बढ़ावा दिया, क्योंकि उसमें पानी जो है कम लगता है। इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि पानी तो मिल चुका है, अब वृक्षारोपण करेंगे तो वहाँ पे कई सारे फायदे होंगे। पहला ये होगा कि वृक्षारोपण से चारागाह आदि की विकसित होंगे और पर्यावरण भी विकास होगा। फिर इसके बाद जो है कहीं कहीं मृदा जो अपरदन होता है उसको भी जो है रोका जा सकता है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में आईटीडीपी समन्वित जनजातीय कार्यक्रम सामाजिक लाभ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो आईटीडीपी के बारे में पूछा, आईटीडीपी। ठीक है, यहाँ पे आईटीडीपी के बारे में पूछा गया, नहीं हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। यहाँ पे लिखा है विकास। ठीक है, विकास कार्यक्रम। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखेंगे? सामाजिक लाभ क्या है, पहले ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सामाजिक लाभ और इसके बारे में आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर तहसील के गद्दी आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए, भरमौर क्या है? तहसील का नाम है। यह तहसील किस जिले में है? चंबा जिले में है। चंबा जिला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो गद्दी जनजाति है, गद्दी क्या नाम है? गद्दी जो है जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उन्हीं आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है जिसे भरमौर जनजाति कहा जाता है। तो यहाँ पे सामाजिक लाभ जो है इनको मिल रहा है। ये जो आईटीडीपी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सामाजिक लाभ के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे? इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा की बढ़ाना। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं उनमें स्वास्थ्य और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जो है आईटीडीपी जो है कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, आईटीडीपी कार्यक्रम
चलाया गया। तो ये ITDP कार्यक्रम क्यों चलाया गया, इससे क्या लाभ होगा, ताकि जो है जो भरमौर जनजाति के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, इसीलिए कार्यक्रम चलाया गया है। आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, परिवहन और संचार की सुविधा का उपलब्ध कराना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है परिवहन की सुविधा की कमी है, इसीलिए वहाँ पे उन जनजातियों के पास परिवहन की सुविधा होगी तो विकास करेंगे, और कहीं न कहीं विकास जब करेंगे तो कहीं न कहीं उस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार से विकास कार्यक्रम आप समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, शिक्षा के लिए विद्यालय की व्यवस्था करना। जनजाति के वहाँ पे उस क्षेत्र में विद्यालय की कमी है, तो इसलिए अगर विद्यालय स्थापित होंगे तो वहाँ पे जो है लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोग शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो कहीं कि विकास भी जरूर होगा। पाँचवा पॉइंट लिखेंगे, स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधा का बढ़ाना। यानी वहाँ पे सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होती है कि पानी पीने के लिए सुविधा नहीं होती है, किसी झील नदी से पानी लोग ज़्यादातर पीते हैं जनजाति के लोग, तो इसलिए पेयजल की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में नदियाँ दूषित हो चुकी हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसको बोलते हैं DPAP। DPAP बोलते हैं इसको, इसे हिंदी में बोलते हैं सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। पर टिप्पणी लिखनी है तो इसमें क्या लिखेंगे, यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में प्रारंभ की गई थी। अब इस योजना में क्या है, इस योजना का कार्यक्रम उद्देश्य जो मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को जो क्षेत्र हैं उनको जो है मदद देना है। सिंपल से अगर एक लाइन में इसको समझाना चाहें तो आप इतना समझ सकते हैं, जो क्षेत्र सूखे से संबंधित हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, आर्थिक मदद पहुंचाना, यही उस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जो है सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा किया जाए, परियोजना चलाई जाए, भूमि विकास किया जाए, विद्युतीकरण किया जाए, ताकि जो है वहाँ के लोगों का विकास हो सके। तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जो है 8वां लेसन जो है ये आपको बताया है, इसे आप तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।